अपठित गद्यांश व पद्यांश। अपठित गद्यांश का अर्थ है कोई ऐसा गद्यांश जिसे विद्यार्थियों ने पहले नहीं पढ़ा हो। हिंदी के प्रश्न पत्र में अपठित गद्यांश देकर उस पर कुछ प्रश्न पूछे जाते हैं। विद्यार्थियों को उस गद्यांश के आधार पर ही उन प्रश्नों का उत्तर लिखना होता है। इसके लिए निम्नलिखित बातों का ध्यान रखना चाहिए। पूछे गए प्रश्नों के उत्तर लिखने से पहले अपठित गद्यांश को ध्यान से पढ़ना चाहिए। प्रश्नों के उत्तर सरल, सुबोध तथा संक्षिप्त होने चाहिए। दिए गए उत्तरों का संबंध गद्यांश से होना चाहिए। अपठित गद्यांश। निम्नलिखित गद्यांशों को पढ़कर उनसे संबंधित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। मनुष्य को सृष्टि की सर्वश्रेष्ठ रचना कहा जाता है। उसके पास दृढ़ता, साहस, संकल्प शक्ति जैसे अनेक दिव्य गुण हैं। इन दिव्य गुणों के कारण उसने असंभव को भी संभव कर दिया है। ऐसे अनगिनत उदाहरण हैं जो अपने संकल्प साहस के बल पर अपनी छोटी सी हैसियत से ऊपर उठते हुए जीरो से हीरो बनने की उक्ति को चरितार्थ कर पाए। इन्हीं संकल्प के धनी महापुरुषों की प्रेरक गाथाएं थके हारे मनुष्य को आगे बढ़ने की प्रेरणा देती हैं। सेंडो और चंदगी राम जैसे विश्व विख्यात पहलवान बचपन में शरीर से बेहद कमजोर व रोगग्रस्त थे, किंतु लक्ष्य के प्रति संकल्पित होकर एक दिन वे दुनिया के सबसे शक्तिशाली व्यक्ति बने। स्टीफन हॉकिंग, आइंस्टाइन व अब्राहम लिंकन, रॉकफेलर आदि इसी कड़ी के दूसरे ऐतिहासिक नायक हैं। लिंकन लकड़हारे के परिवार में जन्म लेकर अमेरिका के राष्ट्रपति के सर्वोच्च पद पर अपने संकल्प व साहस के बलबूते ही पहुंच सके। स्टीफन हॉकिंग शारीरिक रूप से लगभग पूरी तरह से अपंग होने के बावजूद इसी संकल्प साहस के बल पर केवल मस्तिष्क की सक्रियता से ब्रह्मांड की अनेक गुत्थियां सुलझा पाए। उनके इसी अभूतपूर्व कार्य के कारण उन्हें आधुनिक युग का आइंस्टाइन कहा गया। उनके पूर्ववर्ती सुप्रसिद्ध वैज्ञानिक आइंस्टाइन पढ़ाई में कमजोर विद्यार्थी माने जाते थे, लेकिन इसी संकल्प शक्ति के बल पर वे युग के सबसे महानतम वैज्ञानिकों की श्रेणी में शुमार हुए। और रॉकफेलर ने भी बचपन की कंगाली से निकलकर अमेरिका का धन कुबेर बनकर दिखाया। अतः हमें भी साहस के साथ संकल्पित होकर अपने सर्वोच्च जीवन लक्ष्य की ओर कदम बढ़ानी चाहिए। सृष्टि की सर्वश्रेष्ठ रचना कौन है? सृष्टि की सर्वश्रेष्ठ रचना मनुष्य है। स्टीफन हॉकिंग का विज्ञान के क्षेत्र में क्या योगदान है? स्टीफन हॉकिंग ने अपंगता के बावजूद केवल मस्तिष्क की सक्रियता से ब्रह्मांड के अनेक रहस्य सुलझाए हैं। सेंडो और चंदगी राम जैसे विश्व विख्यात पहलवान बचपन में कैसे थे? सेंडो और चंदगी राम जैसे विश्व विख्यात पहलवान बचपन में बेहद कमजोर व रोगग्रस्त थे। रॉकफेलर बचपन में कैसे थे? रॉकफेलर बचपन में बहुत निर्धन थे। इस गद्यांश के लिए उपयुक्त शीर्षक दीजिए। संकल्प व साहस का महत्व। डॉक्टर कलाम दृढ़ इच्छा शक्ति वाले व्यक्ति थे। भारत को विकसित देश बनाने का सपना देखते थे। उनका मानना था कि भारतवासियों को व्यापक दृष्टि से सोचना चाहिए। हमें सपने देखने चाहिए, सपनों को विचारों में बदलना चाहिए, विचारों को कार्यवाही के माध्यम से हकीकत में बदलना चाहिए। डॉक्टर कलाम तीसरे ऐसे वैज्ञानिक थे जिन्हें भारत का सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न दिया गया। उन्हें पद्म भूषण तथा पद्म विभूषण से भी सम्मानित किया गया। भारत को उन पर गर्व है। इतनी उपलब्धियां प्राप्त करने तथा इतना मान सम्मान मिलने के बावजूद डॉक्टर कलाम को अहंकार छू तक नहीं पाया। वे सहज प्रवृत्ति के एक भावुक व्यक्ति थे। उन्हें कविताएं लिखना, वीणा बजाना तथा बच्चों के साथ रहना बेहद पसंद था। वे सादा जीवन, उच्च विचार में विश्वास रखते थे। कलाम साहब का व्यक्तित्व प्रेरणादायक है। उनका जीवन तपस्या से भरा था। उन्होंने राष्ट्रपति पद की शपथ लेते समय दिए गए भाषण में संत कबीरदास जी के इस दोहे का उल्लेख किया, काल करे सो आज कर, आज करे सो अब। डॉक्टर कलाम ने भारत को क्या बनाने का सपना देखा था?
डॉक्टर कलाम ने भारत को विकसित देश बनाने का सपना देखा था। डॉक्टर कलाम किस प्रवृत्ति के व्यक्ति थे? डॉक्टर कलाम भावुक प्रवृत्ति के व्यक्ति थे। अब तक कितने वैज्ञानिकों को भारत रत्न से सम्मानित किया गया है? अब तक 3 वैज्ञानिकों को भारत रत्न से सम्मानित किया गया है। काल करे सो आज कर, आज करे सो अब किसका दोहा है? काल करे सो आज कर, आज करे से अब संत कबीर दास जी का दोहा है। गद्यांश के लिए उचित शीर्षक दीजिए। डॉक्टर कलाम। बसंत को सुबह एक नन्हा चरवाहा घाटी के ढलान पर अपनी भेड़ बकरियां चरा रहा था। बकरियां चर रही थीं और वह अपनी मधुर आवाज में एक गीत गुनगुना रहा था। तभी वहां का राजा शिकार के लिए भटकता भटकता उस घाटी में पहुंचा। चरवाहे को इतना खुश देखकर राजा ने उससे पूछा, तुम इतने प्रसन्न क्यों हो? चरवाहा राजा को पहचान नहीं पाया। बोला, क्यों प्रसन्न न हूँ? शायद हमारा राजा भी इतना समृद्ध होगा जितना कि मैं हूँ। ऐसा है? राजा हैरान हो उठा। पर यह तो बताओ, तुम राजा से ज्यादा धनी कैसे हो? मेरे पास प्रकृति की संपदा है। यह सूरज मुझे रोशनी देता है, यह नीला आकाश मुझे बाहें पसारे दुलारता है, यह घाटी अपनी पीठ पर मुझे लादे हुए किसी अनंत यात्रा का सुख देती है। मैं मस्त इन घने जंगलों की सुरसुराती हवा की बांसुरी सुनता रहता हूँ। मुझे रोज पेट भर खाना मिल जाता है। साल भर में मैं अपनी जरूरत भर का कमा लेता हूँ। न चोरों का डर, न छीना झपटी की चिंता। अब तुम ही बताओ, सुख संतोष की जो संपदा मेरे पास है वह राजा के पास होगी? नन्हा चरवाहा क्या कर रहा था? नन्हा चरवाहा घाटी के ढलान पर अपनी भेड़ बकरियां चरा रहा था। उसी समय वहां कौन आ गया? उसी समय वहां का राजा शिकार के लिए भटकता भटकता वहां आ गया। चरवाहे ने राजा के प्रश्न का क्या उत्तर दिया? चरवाहे ने कहा कि मैं क्यों प्रसन्न न हूँ? शायद हमारा राजा भी इतना समृद्ध नहीं होगा जितना कि मैं हूँ। चरवाहे के अनुसार उसके पास ऐसा क्या है जो राजा के पास भी नहीं है? चरवाहे के पास सुख संतोष की ऐसी संपदा है जो राजा के पास भी नहीं है। इस गद्यांश का उचित शीर्षक दो। आत्मसंतोष। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। समाज से वह कभी अलग नहीं रह सकता। उसे हर कार्य में लोगों की सहायता की आवश्यकता होती है। इन लोगों में कुछ ऐसे भी होने चाहिए जो व्यक्ति के सच्चे शुभेच्छु हों। इसलिए समाज में रहकर व्यक्ति अपना जीवन भली प्रकार व्यतीत करने के लिए मित्र बनाता है। मित्र शब्द का अर्थ आजकल बहुत ही हल्का और सामान्य हो गया है। आजकल लोग एक बार मिलते हैं या किसी से एक बार बातचीत करते नहीं कि उसे अपने मित्र की संज्ञा दे देते हैं। किंतु सच्चा मित्र मिलना बहुत ही कठिन है। मित्र का अर्थ उस साथी से लगाया जाता है जो हमारे गुणों को प्रकट करे, अवगुणों को छिपा ले, विश्वास और स्नेह के साथ हमारी उन्नति की कामना करे, हमारे सुख दुख में बराबर का हिस्सेदार रहे। सामाजिक शब्द का विग्रह लिखिए। समाज एक सामाजिक। व्यक्ति मित्र क्यों बनाता है? व्यक्ति मित्र बनाता है क्योंकि वह कभी अलग नहीं रह सकता। मित्र शब्द का सही मतलब क्या है? मित्र शब्द का सही मतलब है जो हमारे गुणों को प्रकट करे, अवगुणों को छुपा ले और स्नेह के साथ हमारी उन्नति की कामना करे। उन्नति शब्द में कौन सा उपसर्ग लगा है? उन्नति शब्द में उत उपसर्ग लगा है। सुख दुख में कौन सा समास है? सुख दुख में द्वंद्व समास है। प्रारंभ में विवेकानंद को भारत में महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त नहीं हुआ, पर जब उन्होंने अमेरिका में नाम कमा लिया तो भारतवासी उनका स्वागत करने के लिए मालाएं लेकर दौड़े। रविंद्रनाथ ठाकुर को भी जब नोबेल पुरस्कार मिला तो बंगाली लोग दौड़े यह राग अलापते हुए, आमादेर सोनार कंठेर सुपूत। दक्षिण भारत में कुछ समय पहले तक भरतनाट्यम और कथक कली को कोई नहीं पूछता था, पर जब उसे विदेशों में मान मिलने लगा तो आश्चर्य से भारतवासी सोचने लगा, अरे हमारी संस्कृति में इतनी अपूर्व चीजें भरी पड़ी हैं क्या? यहाँ के लोगों को अपनी संस्कृति नजर नहीं आती,
परंतु पराये के सौंदर्य को देखकर मोहित हो जाते हैं। जिस देश में जन्म पाने के लिए मैक्स मूलर ने जीवन भर प्रार्थना की, उस देश के निवासी आज जर्मनी और विलायत जाने में स्वर्ग जैसा अनुभव करते हैं। अमेरिका में नाम कमाने के पश्चात भारत में विवेकानंद को सम्मान मिलना हमारी किस मनोवृत्ति को दर्शाता है? पश्चिमी अंधानुकरण। रविंद्रनाथ ठाकुर को कौन सा विश्व प्रसिद्ध पुरस्कार प्राप्त हुआ? नोबेल पुरस्कार। नृत्य से जुड़ी किन कलाओं को विदेशों में भरपूर प्रशंसा प्राप्त हुई? कथकली तथा भरतनाट्यम। मैक्स मूलर किस देश में जन्म पाने के लिए ललायित थे? भारत में। गद्यांश में किस समस्या को उठाया गया है? भारतीय संस्कृति में अरुचि तथा पलायनवादी प्रवृत्ति पर चिंता। अपठित पद्यांश। अपठित पद्यांश ऐसे पद्यांश होते हैं जो पाठ्य पुस्तक में सम्मिलित नहीं होते। इन पद्यांशों के आधार पर ही परीक्षा में प्रश्न पूछे जाते हैं। वास्तव में भाषा शिक्षण का मुख्य उद्देश्य पठित सामग्री का बोध कराना ही नहीं, बल्कि विद्यार्थियों को उनके ज्ञान का स्वतंत्र रूप से प्रयोग करना सिखाना भी है। अपठित पद्यांश इसमें उनकी विशेष सहायता करते हैं। अपठित पद्यांश का उत्तर देते समय हमें निम्नलिखित बातों का ध्यान रखना चाहिए। पूछे गए प्रश्नों का उत्तर पद्यांश में ही होता है, अतः पद्यांश को 2-4 बार पढ़कर समझना चाहिए। उत्तरों की अभिव्यक्ति सरल एवं स्पष्ट होनी चाहिए। निम्नलिखित पद्यांशों को पढ़कर उनसे संबंधित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। पृथ्वी निवासियों को जिसने प्रथम जगाया, शिक्षित किया, सुधारा, वह देश कौन सा है? छोड़ा स्वराज्य तृणवत आदेश से पिता के, वह राम था जहाँ पर, वह देश कौन सा है? निस्वार्थ शुद्ध प्रेमी भाई भले जहाँ थे, लक्ष्मण भरत सरीखे, वह देश कौन सा है? निष्पक्ष न्यायकारी जन जो पढ़े लिखे हैं, वे सब बता सकेंगे वह देश कौन सा है? 40 कोटि भाई सेवक सपूत जिसके, भारत सिवाय दूजा, वह देश कौन सा है? पृथ्वी निवासियों को जिसने प्रथम जगाया पंक्ति से भारत की किस विशेषता का बोध होता है? भारत विश्व का ज्ञान गुरु है। तृणवत का अर्थ है तिनके के समान तुच्छ। निष्पक्ष लोग किस रहस्योद्घाटन में समर्थ हैं? पद्यांश में जिस देश की विशेषता का गान गाया गया है वह भारत है। पितृ आज्ञा से स्वराज्य का त्याग करना राम की किस चारित्रिक विशेषता को उजागर करता है? स्वाभिमान और पितृभक्त। पद्यांश को उचित शीर्षक है। भारत देश। लक्ष्मी थी या दुर्गा थी, वह स्वयं वीरता की अवतार। देख मराठे पुलकित होते उसकी तलवारों के वार। नकली युद्ध व्यू की रचना और खेलना खूब शिकार। सैन्य घेरना दुर्ग तोड़ना ये थे उसके प्रिय खिलवाड़। महाराष्ट्र कुल देवी उसकी भी आराध्य भवानी थी। बुंदेले हर बोलों के मुँह हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। कविता में किस वीरांगना की वीरता का गीत गाया गया है? लक्ष्मीबाई की वीरता का गीत गाया गया है। लक्ष्मीबाई के प्रिय खेल थे नकली युद्ध, व्यूह रचना, सैन्य घेरना और दुर्ग तोड़ना। लक्ष्मीबाई के प्रिय खेल थे। कवित्री झांसी की रानी को किसका अवतार मानती है? वीरता का अवतार मानती है। कवित्री ने बुंदेले हर बालों के मुख से कौन सी कहानी सुनी थी? कवित्री ने स्वतंत्रता संग्राम में रानी लक्ष्मीबाई का अंग्रेजी सेना से वीरता पूर्वक संघर्ष करने की कथा सुनी थी। मराठे रानी लक्ष्मीबाई के किस कार्य कौशल से पुलकित होते थे? तलवारबाजी से पुलकित होते थे। निर्मल तेरा नीर अमृत के सम उत्तम है। शीतल मंद सुगंध पवन हर लेता श्रम है। षट ऋतुओं का विविध दृश्य युत अद्भुत क्रम है। हरियाली का फर्श नहीं मखमल से कम है। शुचि सुधा सींचता रात में तुझ पर चंद्र प्रकाश है। हे मातृभूमि दिन में तरणी करता तम का नाश है। कवि के अनुसार मातृभूमि के जल की क्या विशेषताएं हैं? निर्मल तथा अमृत तुल्य उत्तम है।
भारत में आने वाली कितनी ऋतुएं हैं? भारत में आने वाली 6 ऋतुएं हैं। भारत भूमि पर बहने वाली हवा की क्या विशेषता है? भारत भूमि पर बहने वाली हवा शीतल, मंद, सुगंधित तथा थकान मुक्त करने वाली है। मातृभूमि का फर्श किसे कहा जाता है? शस्य श्यामला हरियाली धरती को कहा जाता है। सूर्य चंद्र मातृभूमि के लिए क्या कार्य करते हैं? सूर्य तथा चंद्र रात्रि में अमृत सम चांदनी तथा दिन में अंधकार का नाश करते हैं। अपठित पद्यांश ऐसे पद्यांश होते हैं जो पाठ्य पुस्तक में सम्मिलित नहीं होते। इन पद्यांशों के आधार पर ही परीक्षा में प्रश्न पूछे जाते हैं। वास्तव में भाषा शिक्षण का मुख्य उद्देश्य पठित सामग्री का बोध कराना ही नहीं, बल्कि विद्यार्थियों को उनके ज्ञान का स्वतंत्र रूप से प्रयोग करना सिखाना भी है। अपठित पद्यांश इसमें उनकी विशेष सहायता करते हैं। अपठित पद्यांश का उत्तर देते समय हमें निम्नलिखित बातों का ध्यान रखना चाहिए। पूछे गए प्रश्नों का उत्तर पद्यांश में ही होता है, अतः पद्यांश को 2-4 बार पढ़कर समझना चाहिए। उत्तरों की अभिव्यक्ति सरल एवं स्पष्ट होनी चाहिए। निम्नलिखित पद्यांशों को पढ़कर उनसे संबंधित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। पृथ्वी निवासियों को जिसने प्रथम जगाया, शिक्षित किया, सुधारा, वह देश कौन सा है? छोड़ा स्वराज्य तृणवत आदेश से पिता के, वह राम था जहाँ पर, वह देश कौन सा है? निस्वार्थ शुद्ध प्रेमी भाई भले जहाँ थे, लक्ष्मण भरत सरीखे, वह देश कौन सा है? निष्पक्ष न्यायकारी जन जो पढ़े लिखे हैं वे सब बता सकेंगे वह देश कौन सा है। 40 कोटि भाई सेवक सपूत जिसके, भारत सिवाय दूजा, वह देश कौन सा है? पृथ्वी निवासियों को जिसने प्रथम जगाया पंक्ति से भारत की किस विशेषता का बोध होता है? भारत विश्व का ज्ञान गुरु है। तृणवत का अर्थ है तिनके के समान तुच्छ। निष्पक्ष लोग किस रहस्योद्घाटन में समर्थ हैं? पद्यांश में जिस देश की विशेषता का गान गाया गया है वह भारत है। पितृ आज्ञा से स्वराज्य का त्याग करना राम की किस चारित्रिक विशेषता को उजागर करता है? स्वाभिमान और पितृभक्त। पद्यांश को उचित शीर्षक है। भारत देश। लक्ष्मी थी या दुर्गा थी, वह स्वयं वीरता की अवतार। देख मराठे पुलकित होते उसकी तलवारों के वार। नकली युद्ध व्यू की रचना और खेलना खूब शिकार। सैन्य घेरना दुर्ग तोड़ना ये थे उसके प्रिय खिलवाड़। महाराष्ट्र कुल देवी उसकी भी आराध्य भवानी थी। बुंदेले हर बोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। कविता में किस वीरांगना की वीरता का गीत गाया गया है? लक्ष्मीबाई की वीरता का गीत गाया गया है। लक्ष्मीबाई के प्रिय खेल थे नकली युद्ध, व्यूह रचना, सैन्य घेरना और दुर्ग तोड़ना। लक्ष्मीबाई के प्रिय खेल थे। कवित्री झांसी की रानी को किसका अवतार मानती है? वीरता का अवतार मानती है। कवित्री ने बुंदेले हरबालों के मुख से कौन सी कहानी सुनी थी? कवित्री ने स्वतंत्रता संग्राम में रानी लक्ष्मीबाई का अंग्रेजी सेना से वीरता पूर्वक संघर्ष करने की कथा सुनी थी। मराठे रानी लक्ष्मीबाई के किस कार्य कौशल से पुलकित होते थे? तलवारबाजी से पुलकित होते थे। निर्मल तेरा नीर अमृत के सम उत्तम है। शीतल मंद सुगंध पवन हर लेता श्रम है। षट ऋतुओं का विविध दृश्य युत अद्भुत क्रम है। हरियाली का फर्श नहीं मखमल से कम है। शुचि सुधा सींचता रात में तुझ पर चंद्र प्रकाश है। हे मातृभूमि दिन में तरणी करता तम का नाश है। कवि के अनुसार मातृभूमि के जल की क्या विशेषताएं हैं? निर्मल तथा अमृत तुल्य उत्तम है। भारत में आने वाली कितनी ऋतुएं हैं? भारत में आने वाली 6 ऋतुएं हैं। भारत भूमि पर बहने वाली हवा की क्या विशेषता है? भारत भूमि पर बहने वाली हवा शीतल, मंद, सुगंधित तथा थकान मुक्त करने वाली है। मातृभूमि का फर्श
किसे कहा जाता है? शस्य श्यामला हरियाली धरती को कहा जाता है। सूर्य चंद्र मातृभूमि के लिए क्या कार्य करते हैं? सूर्य तथा चंद्र रात्रि में अमृत सम चांदनी तथा दिन में अंधकार का नाश करते हैं।